Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. I am Shahzaid Ahmad and I am taking 6th online class with BS 5th in the course of 14th to 18th century poetry. In previous lectures, we have discussed about the era of John Donne, that how he became a poet and what were the different problems which he had faced in his lifetime. And after that, we have also discussed about the Protestant and Catholic differences and who were the Protestant and who were the Catholics and how these things affected the life of John Donne. So after that, we have discussed about Donne's poetry, that some of his poetry was secular and some half of his poetry was divine poetry. So now we are and after that we have discussed about songs and sonnet and divine poetry of John Donne, and then we move towards the metaphysical poetry of John Donne. And after that we have discussed that how at that very time the poetry, the conventional and artificial form of poetry was, and how John Donne has changed these form. So we have discussed about the intellectual analysis of sentimental emotions, and we have discussed it through the poem Go and Catch a Falling Star. So now in this lecture we will discuss different features of metaphysical poetry, and we will give different examples, and we will prove that how these features are included in the poem of John Donne by giving different example from his own poems. So the first thing which is very important in metaphysical poetry, that is metaphysical wit. सही है? Metaphysical wit. The definition of metaphysical wit is skill and an imagination that could bring quite different ideas. Wait a minute. Skills and an imagination that could bring quite different ideas and images together in an overall unity. So, metaphysical wit is something through which we can, through our imagination, when we could relate to very different ideas and images together in an overall unity. कि जब हम जो है जो दो चीज़ों को ऐसी दो चीज़ों को जो है हम कंपेयर करते हैं, या दो ऐसी चीज़ों को जो है हम लेते हैं कि उनका कोई जो है वो कनेक्शन नहीं होता, लेकिन हम फिर भी जो है उनकी रिप्रेजेंटेशन करते हैं और वो हमारी आंखों के सामने जो है वो ठीक ठाक जो है वो दिखते हैं, मतलब हम उस पे यकीन करना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। तो इसको मेटाफिजिकल विट कहते हैं। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, मेटाफिजिकल विट जो है वो मेटाफिजिकल पोइट्स की एक ऐसी खूबी है, एक ऐसा स्किल है कि वो इमेजिनेशन कर देते हैं और दो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ों को जो है वो आपस में मिला देते हैं और उनसे जो है एक मैसेज जो है वो हमें दे देते हैं। अगर जो है मैं एग्जांपल दूं, तो जॉन डन की जो है वो एक राइटिंग है जिसका नाम दी फ्ली है। सही है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो दी फ्ली जो है एक पोम है जिसमें जॉन डन कहता है, फ्ली जो है इंसेक्ट है, एक मतलब जिस तरह के मच्छर, घुंघाट, इस तरह का कोई जो है वो इंसेक्ट है। कह रहे हैं कि ये इंसेक्ट का पेट जो है, मींस बेली जो है उसकी, इंसेक्ट की बेली जो है, अगर ये इंसेक्ट हम दोनों को काट ले तो हम इसकी बेली में जो है क्या हो जाएगा, हमारे खून जो है, क्योंकि फ्ली जो है वो एक इंसान का खून चूसेगा और दूसरे इंसान का खून चूसेगा, तो उसके पेट में हमारा दोनों का खून आ जाएगा। तो उन दोनों का खून जब मिल जाएगा, मींस गर्ल और बॉय का खून जो मिल जाएगा, तो जॉन डन क्या कह रहे हैं कि हमारे लिए उसका पेट, इस इंसेक्ट का पेट ऐसे हो जाएगा जैसे कि मैरिज बेड। सही है? अगर समझ नहीं आई तो दोबारा पढ़ाता हूँ कि जॉन डन जो है वो एक इंसेक्ट के पेट को जो है अपने मैरिज बेड के साथ, मीन जिनकी शादियां हो जाती हैं उनके लिए जो बेड होता है, जो मियाँ बीवी साथ सोते हैं, तो कह रहे हैं कि बेली जो है, अगर एक फ्ली हम दोनों को काट ले और हमारा खून जो है, एक गर्ल का एक बॉय का खून जो है उसमें चला जाए, तो ये बेली जो है, एक मच्छर की बेली या एक इंसेक्ट की बेली जो है हमारे लिए ऐसी हो जाएगी जैसे कि मैरिज बेड, जिसमें मैं और मेरी लवर जो है वो साथ में सो रहे हों। सो नाउ हियर कि एक इंसेक्ट का पेट और मैरिज बेड, इनमें कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं है या कोई भी कनेक्शन नहीं है। अगर हम कहते हैं कि उसकी का फेस जो है वो चांद की तरह था,
सो देयर इज कनेक्शन कि चांद भी प्यारा होता है और महबूब का फेस जो है वो भी प्यारा है। लेकिन अगर यहाँ पे आप लोग देखें तो इनका कोई भी कनेक्शन नहीं है कि ये क्यों जो है मैरिज बेड को बेली के साथ, एक इंसेक्ट की, वो भी एक इंसेक्ट गंदी चीज की बेली के साथ कंपेयर करके इतना अच्छा जो है वो मीनिंग दे रहा है। आई होप कि अगर किसी को समझ आई हो तो यू मस्ट बी थिंकिंग के वाह क्या मजे की एग्जाम्पल दी है इन्होंने। सही है। तो आफ्टर दैट के इस पे जो है डिफरेंट राइटर्स ने इस इनके जो स्केल है, आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी कि मेटाफिजिकल विट किसे कहते हैं। इसको जो है कुछ राइटर्स ने जो है वो नेगेटिव भी देखा है, जिस तरह डॉक्टर सैम्यूल जॉनसन ने जो है इसको नेगेटिव तरीके से देखा है। वो क्या कहते हैं कि द मोस्ट हेट्रोजीनियस आइडियाज आर योक्ड बाय वायलेंस टुगेदर। हेट्रोजीनियस मीन डिफरेंट, सही है। कंप्लीटली डिफरेंट चीज जो होती है उसको क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस कहते हैं। कह रहे हैं कि कंप्लीटली डिफरेंट चीजों को, आइडियाज को, योक्ड मीन जोर से मिलाना, सही है। मतलब वो जो है मिले ना, अभी चांद और महबूब का फेस जो है वो अगर आप मिलाओ तो नॉर्मल बात है, सही है। लेकिन ये दो चीजें अगर आप मिलाओ तो ये जो है जैसे इस तरह लग रहा है कि इन्होंने सोच समझ के जोर पे जो है इन चीजों को मिलाया है। तो कह रहे हैं कि डॉक्टर जॉनसन कह रहे हैं कि इससे जो है वो गड़बड़ी पैदा होती है। वॉयलेंस पोइट्री में क्या है कि गड़बड़ी पैदा होती है, कि लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते कि ये जो है कंप्लीटली स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो आई है और आप लोगों ने राइटिंग की है, बल्कि ये तो आर्टिफिशियल लग रही है कि जैसे किसी ने सोच समझ के जो है इस पे सोचा है और उसके बाद राइटिंग की है। मतलब वो डायरेक्ट डिवाइन सोर्स से जो है डायरेक्ट इन पे आमद नहीं हुई, बल्कि सोच समझ के जो है ये राइटिंग की गई है। नेचर एंड आर्ट आर ransacked फॉर illustration comparisons एंड allusions। मीन्स के जो है नेचर को वॉयलेट किया गया है इन इलिस्ट्रेशंस, कंपैरिजंस और एल्यूजन्स। मीन मैंने समझाया था कि डिफरेंट एग्जांपल्स जब आप उठा लो कि इन्होंने जो है ऐसी कंपैरिजंस की है कि वॉयलेशन जो है इन्होंने बहुत सारी की है। ये जो है हमारे पास डॉक्टर जॉनसन जो है वन ऑफ द बेस्ट क्रिटिक्स हमारे पास हिस्ट्री में मौजूद है। उसके बाद टी सीलियट जो कि खुद एक क्रिटिक्स है, वो क्या कहते हैं कि इन्होंने जो है सही सपोर्ट किया है मेटाफिजिकल पोइट्री को, या मेटाफिजिकल विट को इन्होंने सही से सपोर्ट किया है। वो क्या कहते हैं कि टी एस इलियट्स इन्फ्लुएंशियल ऐसे द मेटाफिजिकल पोएट्स, अ रिव्यू ऑफ हर्बर्ट जी सी ग्रिसोन्स एंथोलॉजी metaphysical lyrics and poems of the 17th century. In his essay, Eliot argued that works of these men embody a fusion of thought and feeling that later poets were unable to achieve. कह रहे हैं कि इन्होंने 17th सेंचुरी के जो पोएट्स हैं उन्होंने ऐसे जो है मर्ज किया है फीलिंग्स को और थॉट को, कि इसके बाद के जितने भी राइटर आए हैं, मतलब टी एस इलियट के टाइम तक जितने भी राइटर आए हैं उनमें से किसी के में भी ये वाली क्वालिटी नहीं थी जो मेटाफिजिकल विट की क्वालिटी जो है वो 17th सेंचुरी के मेटाफिजिकल पोइट्स में थी। समझ आ गई है डॉक्टर जॉनसन क्या कह रहा है, कि इन्होंने जोर पे जो है दो चीजों को मिक्स किया है। अभी सम ऑफ यू माइट एग्री विद हिम, क्योंकि अगर आप देखें कि एक इंसेक्ट के पेट को कैसे आप मैरिज बेड के साथ कंपेयर कर रहे हो, सही है, तो लगता है कि इसने सोच समझ के जोर पे जो इन चीजों को मिलाया, जिसकी वजह से कभी कभार लगता है कि वॉयलेंस क्रिएट हो रही है। लेकिन अगर टी एस इलियट की बात को हम देखें कि थॉट और फीलिंग्स को इस तरह की फ्यूजन मींस मिलाना, इस तरह मिलाया हुआ है जैसे कि इसके बाद का कोई पोइट इतना मतलब हाई लेवल पे नहीं गया कि उनमें जो है ये क्वालिटी मौजूद हो। तो ये मेटाफिजिकल विट था। किसी को समझ ना आई हो तो मैं दोबारा रिपीट कर लूंगा, मुझे काइंडली बता दे, बिकॉज इसके अलावा आप जॉन डन की राइटिंग्स को समझ ही नहीं सकते इन चीज़ों के अलावा। सही है। आफ्टर दैट द सेकंड थिंग दैट इज रिलेटेड टू मेटाफिजिकल विट, जिसको हम कहते हैं कंसीट। कंसीट जो है पहली बात ये है कि ये मेटाफर है, सही है। मेटाफर जो है, ये कंसीट जो है इसकी एक किस्म की टाइप है। तो हम यहाँ पे जब पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि अ कंसीट इज अ फैंसीफुल मेटाफर, especially a highly elaborate or extended metaphor in which an unlikely, far-fetched or strained comparison is made between two things. कह रहे हैं कि ये एक फैंसीफुली मेटाफर है, एक टाइप ऑफ मेटाफर है जिसमें हम हाईली एलाबोरेट और एक्सटेंडेड मेटाफर, जिसमें हम जो है बहुत गैप वाले मेटाफर जो है वो बनाते हैं।
अभी जो है किसी इंसान को शेर के साथ कंपेयर करना, ये मेटाफर है, लेकिन ये हमें साफ पता चल जाता है कि शेर भी बहादुर है, इंसान भी बहादुर है। या किसी को कहना कि तुम गधे हो, तो ये जो है हम साफ पता चल जाता है कि मतलब बेवकूफ़ी की वजह से जो है हम इसको कह रहे हैं। तो ये मेटाफर जो है ये डायरेक्ट हमें पता चल जाता है। कंसीट वो मेटाफर होते हैं जिनका डायरेक्ट पता ना चले, मीन्स जो कि काफ़ी फार फेच्ड हो। अभी अगर हम प्रीवियस उसमें देखें तो ये एक कंसीट है कि बेली को मैरिज बेड के साथ कंपेयर किया हुआ है। तो ये जो है हमें डायरेक्ट, अगर किसी ने आपको कहा कि बेली, पेट और मैरिज बेड सेम है, तो आप कहोगे तो आपका तो दिमाग खराब है। लेकिन अगर कोई आपको कहे कि गधा और बेवकूफ़ ये सेम है, तो आप कहोगे हाँ बिल्कुल ये सेम है। तो ये कन्वेंशन से हट के जो है ये लोग कंसीट्स जो है वो यूज़ होते हैं। सही है। अभी यहाँ पे एक दूसरी एग्जांपल है, एक मैरिज बेड और बेली की एग्जांपल हो गई। एक यहाँ पे दूसरी एग्जांपल ये दे रहा है कि उसमें इसी की पोम में है, जॉन डन की एक पोम में है, जो क्या कह रहे हैं कि अ फेमस एग्जांपल कम्स फ्रॉम जॉन डन्स पोम अ वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग इन विच टू लवर्स आर कंपेयर्ड टू द पॉइंट्स ऑफ ए कंपास द ड्राइंग टूल। कंपास से जो है दो लवर को वो किया हुआ है, कंपेयर किया हुआ है, यूजिंग अ लॉन्ग एंड एलाबोरेट मेटाफर। अभी जो है जस्ट थिंक अबाउट इट, लवर को सोचो और इस डिवाइस को सोचो, कहाँ पे इसका इनका कंपैरिजन बन रहा है। मतलब आपके सोच में भी नहीं आता। जब आप पहली बार हम जब वैलिडेशन फॉर पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि ये क्यों जो है कंपेयर कर रहा है इन चीज़ों के साथ। तो जस्ट जो है मैं यहाँ पे कंपैरिजन बता देता हूँ। ये कंपैरिजन जो है एलाबोरेट नहीं करता, क्योंकि जब हम पोइट्री पढ़ेंगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा अगर मैंने इसको एलाबोरेट की। बस आप लोगों को ये जहन में रखना है कि इसने जो है खुद को और अपनी लवर को इसने जो है इसके साथ कंपेयर किया है। कंपास जिसको हम पुरकार कहते हैं, इसको जो है अपनी लवर और अपने साथ कंपेयर किया। कैसे कंपेयर किया है ये जो है फिर हम अपकमिंग क्लासेस में या स्लाइड्स में जो है इसको पढ़ेंगे। थर्ड चीज़ जो है वो इनके बारे में, थर्ड फीचर जो है वो हाइपरबले है। सही है। हाइपरबले जो है इसकी हम जो है एक क्लास में एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं कि जब आप एक्सैजरेटेड वर्ड्स या फ्रेजेस या इमोशंस जो है वो बयान करते हो किसी चीज़ के लिए, जिस तरह अगर हम नॉर्मल बोलचाल में हम इस पे फोकस करें तो इस तरह होता है कि हम कभी कभार कहते हैं कि 1000 बार मैंने कहा है कि इस तरह ना कर, तो 1000 बार जो है हालांकि कहा नहीं होता, दैट इज हाइपरबले। या हम अगर कहें कि मैं आज जो हूँ 10 किलोमीटर गया हूँ, मतलब ज़्यादा जब हम जाते हैं तो 1 किलोमीटर भी अगर जाएं कि मतलब तुम्हारे उसमें 10 किलोमीटर मैं गया हूँ। या अगर हम किसी का इंतज़ार करें, फिर हम कहते हैं कि घंटे इंतज़ार में देता हुआ कर होता रो नगले का ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हाइपरबले में आती हैं कि हम एग्जैजरेटेड वे में जो है अपने इमोशन बयान करते हैं ताकि आगे वाले को जो है उसकी सही फीलिंग्स के साथ समझ आ जाए। तो हम यहाँ पे अभी यहाँ से पढ़ते हैं कि hyperbole is when you use language to exaggerate what you mean or emphasize a point। कह रहे हैं कि जब आप पॉइंट पे जोर देते हैं या इस पॉइंट को जो है एग्जैजुरेट करते हैं, बड़ा बड़ा करके जो है इसको पेश करते हैं। इट्स ऑफन यूज टू मेक समथिंग साउंड मच बिगर। ये कब यूज होता है? जब हम एक चीज को जो है वो ज्यादा बिगर बनाने की कोशिश करते हैं या उसको बेटर दिखाने की जो है हम कोशिश करते हैं। इट इज एक्चुअली इज और टू मेक समथिंग साउंड मच मोर रोमांटिक, सॉरी रेमेटिक। कह रहे हैं कि जब हम जो है एक चीज को जो है या बिगर बनाना या बेटर बनाना या एक चीज को हम ड्रामेटिक बनाने की कोशिश करते हैं, दैट इज ड्रामेटिक। सही है। ड्रामेटिक बनाने की कोशिश करते हैं तो हम क्या कहते हैं? हम जो है हाइपरबले यूज करते हैं। अभी जो है नाउ वी विल गिव डिफरेंट एग्जांपल फ्रॉम द पोम्स ऑफ जॉन डन, जो कि हमें बताएगा कि कैसे हाइपरबले उन्होंने यूज किया है। गुड मॉरो जो है एक इनकी पोम है, वन ऑफ माय फेवरेट पोम्स। उसमें ये क्या कहता है कि आई वंडर बाय माई ट्रूथ वट यू एंड आई डिड टिल वी लव्ड वर वी नॉट वीन्ड टिल देन। इस इन दो लाइंस में जो है शाह स्टार्ट की लाइन में कह रहे हैं कि जब हम दोनों नहीं मिले थे तो तब जो है हम क्या थे? क्या हम जो है पैदा ही नहीं हुए थे, या हम जो है वो एक नींद में थे और अभी जो है हम उठे हैं? मतलब इस पोएम का मेन जो थीम है वो इस तरह है। ये हाइपरबोले अभी यहाँ पे इस तरह हुआ कि वर वी नॉट वीन्ड टिल देन, मीन्स हमारी इवन पैदाइश ही नहीं हुई थी, या हमें जो है वो दूध पीते बच्चे थे उस टाइम पे, या हम इतने छोटे थे कि हमें कोई समझ ही नहीं थी। मीन्स जॉन डन कह रहे हैं कि मेरी लवर जब तक मुझसे नहीं मिली थी, मेरी लाइफ ऐसी थी जैसे कि कोई सो रहा हो या कोई जो है वो इमेच्योर बंदा हो या कोई छोटा बच्चा हो जिस दूध पीता बच्चा हो, उसके साथ अपने आप को कंपेयर कर रहा है। जस्ट थिंक अबाउट इट कि कितनी बड़ी जो है वो हाइपरबले इन्होंने यूज की है।
अच्छा, सन राइजिंग में ये क्या कह रहा है? शाइन हेयर टू अस एंड यू आर एवरीवेयर। अभी जस्ट थिंक अबाउट लाइन कि सन को कह रहा है कि आप हम दोनों पे जो है वो शाइन करो, मतलब हम दोनों पे जो है आपका अगर साया पड़े, मींस रोशनी पड़े, एंड यू आर एवरीवेयर, तो ऐसे समझो कि आप पूरी दुनिया पे जो है वो कर रहे हो, सन जो है वो पढ़ रहे हो। क्यों? क्योंकि मैं और मेरी महबूब जो है वो मेरे लिए पूरी दुनिया है, और अगर सन हम दोनों पे पड़ रहा है तो मीन सन जो है वो पूरी दुनिया पे पड़ रहा है। नाउ जस्ट थिंक अबाउट इट कि कैसे जो है वो हाइपरबोले को यूज कर रहा है। These are exaggerated for the sake of emphasis, putting the lovers at the center of the world. ये किस लिए यूज हुआ है कि वुमन को जो है सेंटर ऑफ द वर्ल्ड पे यूज किया, सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। जिस तरह जो है कि मतलब इन डिफरेंट एग्जांपल से आपको पता चल जाएगा कि कैसे जो है एक हाइपरबोले को जॉन डन ने यूज किया है। सो इस लेक्चर में जो है हम आगे बढ़ते हैं। फोर्थ चीज जो है वो लर्नेडनेस है। मींस कि ये राइटर्स जो थे, ये मेटाफिजिकल पोइट्स जो थे, ये इंतहाई लर्नेड थे। इनकी लर्निंग एबिलिटी या इनकी लर्निंग क्वालिटी जो है वो बहुत ज्यादा थी। ओके, used a vocabulary. Okay, so in next lecture I'll just say that learnedness का मतलब ये है कि इनको जो है different facts और different चीज़ों का जो है वो पता था। so इसके बाद जो है आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जो है learnedness और एक दो और फीचर्स है वो नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम जो है वो completely डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।